กันบ้างว้าว न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान और इजराइल की जंग में अब सऊदी अरब कूद चुका है। सवाल यह है कि क्या अब ये सिर्फ दो देशों की जंग रह गई है? क्या अरब देशों की संयुक्त फौज इस्लामिक एकता के नाम पर खुलकर मैदान में आ गई है? और अगर अमेरिका यानी ट्रंप ने साथ नहीं दिया तो इजराइल क्या करेगा? आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस जंग का सच क्या है, क्यों यह युद्ध अब इतिहास के सबसे भीषण संघर्षों में तब्दील होता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी कोई नई बात नहीं। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक टकराव चलता आ रहा है। इजराइल का आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु बम बना रहा है, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। वहीं ईरान का कहना है कि इजराइल फिलिस्तीन में निर्दोषों की हत्या कर रहा है और मुस्लिम देशों को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इस पृष्ठभूमि में अब दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध छिड़ चुका है। हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि इस बार केवल बयानबाजी नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक और जवाबी हमले हो रहे हैं। ये जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को चुनौती देने वाली बन चुकी है। इजराइल ने इस युद्ध को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। ये कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक रणनीतिक मिशन बन चुकी है, जिसका मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ध्वस्त करना है। इस ऑपरेशन में इजराइल ने एक साथ 200 फाइटर जेट से हमला किया और करीब 100 से ज्यादा टारगेट्स पर धावा बोला। करीब 330 धमाकों से ईरान के कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। खास बात यह रही कि ये सारे हमले हाई प्रिसीशन थे, यानी पहले से तय किए गए लक्ष्य को सटीकता से नष्ट किया गया। इजराइल का कहना है कि अगर ये ऑपरेशन नहीं किया जाता तो ईरान जल्द ही परमाणु बम बना लेता, इसलिए यह हमला उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। इस एक्शन ने दुनिया को चौंका दिया है और पूरे क्षेत्र को युद्ध की ओर धकेल दिया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। विमानों में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के रडार भी इन्हें पकड़ नहीं सकते। इसके साथ साथ इजराइल ने मिसाइलें दागी जो दुश्मन की पिन पॉइंट लोकेशन को भेदने में सक्षम रही। हमले में जमीन से हवा से मारने वाले हथियारों और सैटेलाइट इंटेलिजेंस का भी सहयोग लिया गया। ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजरायली हमलावर विमानों ने उसका सबसे संवेदनशील इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। इन हथियारों की मारक क्षमता इतनी जबरदस्त थी कि ईरान के पास जवाबी कार्रवाई का वक्त ही नहीं मिला। इजराइल का संदेश एकदम साफ था, तकनीक के दम पर हम अकेले ही भारी हैं। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ईरान को इजराइल के हमले की जानकारी 2 दिन पहले ही मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो तैयारी नहीं कर पाया। इसका एक कारण था इजराइल की टाइमिंग और टेक्नोलॉजी। जब ईरान की सेना को लगा कि हमला रात में हो सकता है तो इजराइल ने दिन में स्ट्राइक कर दी। दूसरा कारण, इजराइल के जेट्स और मिसाइलें इतनी तेज और अचूक थी कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें ट्रैक ही नहीं कर सका। यहां तक कि रेडार भी ज्यादातर विमानों को नहीं पकड़ सके। इसके अलावा इजराइल ने साइबर अटैक करके ईरान की सैन्य कम्युनिकेशन को भी कुछ देर के लिए ठप कर दिया, यानी अलर्ट होते हुए भी ईरान कोई जवाबी एक्शन नहीं ले पाया और यही बात उसे सबसे ज्यादा कमजोर दिखा गई। इजराइल ने ईरान के जिन ठिकानों को टारगेट किया वे सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से अहम माने जाते हैं। सबसे पहला निशाना बने नातांज और फोर्डो। इसके अलावा ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ट्रेनिंग बेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स और हथियार निर्माण इकाइयों को भी निशाना बनाया गया। राजधानी तेहरान के आसपास और इस्फान जैसे प्रमुख शहरों में भी धमाकों की आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई वैज्ञानिक, जनरल और सीनियर अफसर भी इस हमले में मारे गए। इतना ही नहीं, कई फायर वोट ईरान के तेल रिफाइनरों और गोदामों तक भी पहुंच गए। यानी इजराइल ने कोशिश की है कि ईरान की सैन्य, परमाणु और आर्थिक संरचना को एक साथ हिला दिया जाए, जिससे वो लंबे समय तक लड़ने की स्थिति में ना रहे। ईरान ने इजराइल के इस हमले के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन वो इतनी प्रभावी नहीं रही जितनी अपेक्षित थी। उसने अपनी तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए, लेकिन इजराइल का डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम, ने ज्यादातर हमलों को हवा में ही रोक दिया। कुछ मिसाइलें जरूर सीमा के पास गिरी, लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। वहीं ईरान का मुख्य फोकस अब तक अपने अंदरूनी नुकसान को संभालने और दोबारा सैन्य ढांचे को खड़ा करने में लगा रहा। ईरान ने कुछ क्षेत्रीय सहयोगियों से भी मदद मांगी, लेकिन इजराइल ने पहले ही चेतावनी दे दी कि कोई भी देश अगर इस युद्ध में कूदता है तो उसका अंजाम भी गंभीर होगा। फिलहाल ईरान डिफेंसिव मोड में दिख रहा है। अब इस पूरे युद्ध में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना है वो है सऊदी अरब का शामिल होना। सऊदी अरब और ईरान के संबंध लंबे समय तक तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में चीन की मध्यस्थता से उसमें थोड़ी नरमी आई है। हालांकि जैसे ही इजराइल ने हमला शुरू किया, सऊदी अरब ने अरब देशों की संयुक्त बैठक बुलाई और ईरान को समर्थन देने की बात कही। सऊदी अरब का मानना है कि इजराइल की ये कार्रवाई
सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की संप्रभुता पर हमला है। इसी के साथ यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, तुर्की और यहाँ तक कि पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़े होते दिखे। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ इजराइल बनाम ईरान नहीं बल्कि अब अरब देशों बनाम इजराइल की जंग बन चुकी है। सऊदी अरब के नेतृत्व में मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर अरब मिलिट्री गठबंधन की घोषणा की है। इस गठबंधन में अब तक करीब 10 देश शामिल हो चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कतर, यूएई, ओमान और पाकिस्तान जैसे देश प्रमुख हैं। यह गठबंधन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसके सैन्य आयाम भी दिखने लगे हैं। सऊदी ने पहले ही अपने मिसाइल और एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव मोड में डाल दिया है। तुर्की और पाकिस्तान ने भी इमरजेंसी मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। वहीं कतर और बहरीन ने इजरायली विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। ये दिखाता है कि इस युद्ध ने पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एकजुट कर दिया है। अब इजराइल को एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ी चिंता की बात है, इजराइल को अमेरिका जैसा मजबूत सहयोगी अब तक खुला समर्थन नहीं दे रहा है। अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा है कि वो हालात पर नजर रख रहा है और युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहता। वहीं यूरोपीय देश जैसे जर्मनी, फ्रांस और यूके भी शांतिपूर्ण समाधान की अपील कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कूटनीतिक रूप से इजराइल थोड़ा अलग थलग पड़ गया है। ट्रंप या बाइडेन, किसी भी अमेरिकी नेता ने अब तक इजराइल के साथ खड़े होने का स्पष्ट बयान नहीं दिया है। ऐसे में इजराइल की रणनीति पूरी तरह आत्मनिर्भरता और सैन्य ताकत पर टिकी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि अगर दुनिया साथ ना भी दे तो इजराइल अपने दम पर लड़ने और जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सवाल पर चर्चा अब गंभीर हो गई है कि क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, क्योंकि ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं बल्कि एक तरफ मुस्लिम देशों का गठबंधन है तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके संभावित समर्थक हैं। अगर अमेरिका खुलकर इजराइल के पक्ष में आता है तो ईरान, रूस, चीन जैसे देशों का गठजोड़ भी सक्रिय हो सकता है। यानी 2 वैश्विक ध्रुव बनते दिख रहे हैं, ठीक वैसे जैसे पहले 2 विश्व युद्धों में हुआ। इसके अलावा अगर युद्ध खाड़ी देशों के तेल उत्पादन पर असर डालता है तो वैश्विक आर्थिक संकट भी शुरू हो सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सप्लाई और रणनीतिक संतुलन सब कुछ इस एक युद्ध से प्रभावित हो सकता है। इसलिए यह सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइसिस का ट्रिगर बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या यह युद्ध और भयानक रूप लेगा या किसी कूटनीतिक हल की तरफ बढ़ेगा? अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो युद्ध के और भी उग्र होने की आशंका जताते हैं। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान ने फिर से हमला किया तो और बड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान भी अपने सहयोगी देशों के साथ नया प्लान बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ तनाव को कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में अगला हफ्ता निर्णायक हो सकता है। अगर कोई सुलह नहीं होती तो ये युद्ध न सिर्फ इजराइल और ईरान बल्कि पूरे विश्व को संकट में डाल सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।